हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में कि एक्चुअल में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके साथ साथ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डायबिटीज जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ए टू जेड सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ना है, जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो सबसे यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो क्या है, मेन हार्मोन व्हिच रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका काम होता है ब्लड के अंदर शुगर को मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई जो इंसुलिन होता है आता कहाँ से सिक्रीट होता है। तो जो इंसुलिन होता है ना, ये पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। क्या कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। ये जो पैनक्रियाज होता है ना, इसमें बीटा सेल्स होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फिटस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। जो फिटस होता है ना, वो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर जो इंसुलिन होता है वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। कब स्टार्ट हो जाता है फिटस के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फिटस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके यूट्रस के अंदर जो फिटस होता है, उस फिटस के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जो फिटस है उसकी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन नेसेसरी है, तो उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। जो इंसुलिन होता है क्या करता है, फिटस की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। फिटस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक्चुअल में रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम लोग रोल बात करें इंसुलिन के रोल की, तो इंसुलिन मूव्स ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड इनटू सेल्स ऑल ओवर योर बॉडी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इंसुलिन होता है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंसुलिन होता है ब्लड के अंदर, और ग्लूकोज कहाँ होता है, ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर क्या करता है, जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ना, इसको मूव करवाता है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को मूव करवाता है। कहाँ मूव करवाता है, हमारे बॉडी की सेल्स की, ऑल ओवर हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वहां पर इंसुलिन कौन ले जाता, हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के पास ग्लूकोज कौन ले जाता है, इंसुलिन ले जाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी की सेल्स के पास जब हमारे बॉडी की सेल्स के पास जब ग्लूकोज पहुंच जाता है, तो वो ग्लूकोज हमारी सेल्स यूज करती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिससे वो फंक्शन करती हैं। तो ये रोल होता है मेन इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के पास ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये आप सारी चीज समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जिसको शॉर्ट में जीडीएम बोलते हैं। ये होता क्या है, जैसा कि यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है, जेस्टेशनल का मतलब है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ऐसा डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि भाई जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज फ्रॉम 24 वीक्स ऑनवर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है,
जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, 24 वीक के बाद, 24 वीक के बाद अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में 20 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी फीमेल में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है नॉर्मल वैल्यू से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान से आपको सुनना है इस डिफिनीशन को, बहुत ही छोटी सी डिफिनीशन है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हम कब बोलते हैं, जब 24 वीक्स प्रेगनेंसी जब होती है, 24 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि जो डायबिटीज हो रहा है वो प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, ये प्रेगनेंसी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल होती है जो प्रेग्नेंट है, उस फीमेल में बिफोर प्रेगनेंसी के पहले जो ग्लूकोज का लेवल था वो कैसा था, नॉर्मल था। कैसा था, नॉर्मल था, उसमें कोई भी डायबिटीज की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें भी ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में जो फीमेल होती है उसमें बिफोर प्रेगनेंसी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल रहता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टिपिकली अकर्स इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में जो ग्लूकोज का लेवल है ना वो बढ़ना स्टार्ट होता है, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज होना शुरू हो जाता है। कब, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कुछ हार्मोन के कारण क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नो रिस्क कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में कोई भी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन का रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये था जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है उसका कारण क्या है, होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो मेन कारण है ना वो है हार्मोनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। मेन यहाँ पर ये हार्मोन होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पर मेनली जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये जो हार्मोन होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो इंसुलिन होता है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इंसुलिन काम नहीं करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि ओबेसिटी, जो फीमेल है ना ओबेज है, या फिर प्रीवियस जीडीएम जो उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी ना उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, तो इस वाली प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। या फिर मैक्रोसोमिक बेबी होता है, मैक्रोसोमिक, देखिए यहाँ पर जब भी
डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, तो उसके कारण यहाँ पर माइक्रोसोमिक बेबी देखने को मिलता है, मतलब जो बेबी होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, मोर देन 4 kg का यहाँ पर डायबिटीज के कंडीशन में जो बेबी होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एज भी यहाँ पर मैटर करता है, मोर देन 25 ईयर। ऐसी कोई फीमेल है जो मोर देन 25 ईयर की है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसमें भी जीडीएम होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर हाई कैलोरी डाइट अगर कोई फीमेल लेती है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। तो ये कॉजेज और रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण क्या होता है, जीडीएम यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की। अब भाई अगर किसी फीमेल में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिम्टम्स की बात करें ना, तो ये मोस्टली क्या होता है, असिम्टोमेटिक होता है। यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। तो भाई पता कैसे चलता है, पता करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, रूटीन स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। क्या होती है, रूटीन स्क्रीनिंग होती है। 24 वीक से लेकर 28 वीक की प्रेगनेंसी के बीच में यहाँ पर स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, या फिर ट्राइमेस्टर वाइज आप स्क्रीनिंग यहाँ पर करवाते हैं, जिससे क्या होता है, जीडीएम का पता लगता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ही रेयरली हो सकता है कुछ सिम्टम्स फीमेल में दिखाई दें, जैसे कि एक्सेसिव थ्रस्ट जिसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है जिसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, और फटीग हो सकता है फीमेल में, इसके साथ साथ रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर असिम्टोमेटिक होता है, लेकिन बहुत ही रेयरली कुछ कंडीशन में यहाँ पर कुछ माइल्ड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई क्लिनिकल फीचर्स की। हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब भाई यहाँ पर कैसे डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग करवाते हैं, कब स्क्रीनिंग करवाते हैं, टिपिकली डन एट 24 वीक से लेकर 28 वीक की प्रेगनेंसी, 24 वीक से लेकर 28 वीक के पीरियड में यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग करवानी ही करवानी है, ठीक है। अगर आप 24 वीक से लेकर 28 वीक के जेस्टेशन में अगर आप स्क्रीनिंग करवाते हैं तो आप तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपको पता चल जाएगा अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है तो, क्योंकि ये पीरियड है ना, ये 24 वीक से लेकर 28 वीक का जो पीरियड है ना, इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होने का, राइट। चलिए अब यहाँ पर स्क्रीनिंग मेथड कौन सा है, कौन सा स्क्रीनिंग मेथड है जिससे डायबिटीज, जिससे हमें जीडीएम का पता लगेगा। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन जो यूनिवर्सल टेस्ट है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में ओजीटीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजीटीटी। ये जो ओजीटीटी टेस्ट है ना, इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलेगा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का। कैसे पता लगेगा, तो जब आपके पास फीमेल आएगी तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज, 75 ग्राम ग्लूकोज लेंगे, ठीक है। 75 ग्राम ग्लूकोज को 300 ml वाटर, 300 ml वाटर में उसको हम लोग क्या कर देंगे, दे देंगे, ओरली हम लोग उसको दे देंगे, ठीक है। 75 ग्राम ग्लूकोज को 300 ml वाटर में उसको हम लोग इनटेक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 आवर के बाद, यानी 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 2 आवर बाद हम लोग ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। 2 आवर के बाद हम लोग ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे तो उसके बाद क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल, अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल लेस देन 140 mg/dl है तो इसका मतलब है कि कंडीशन नॉर्मल है। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है लेस देन 140 mg/dl से कम आता है तो इसका मतलब है कि उसको कोई भी डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। अगर नेक्स्ट है 140 से 200 mg/dl के बीच में अगर ग्लूकोज का लेवल आता है तो इसका मतलब है उसको जीडीएम है, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल
140 से लेकर 200 mg पर DL है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रिजल्ट हो सकता है? नेक्स्ट यहाँ पर है मोर देन 200 mg पर DL। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 mg पर DL आता है, तो इसका मतलब है कि उसको ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस है। क्या है? ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस का मतलब यहाँ पर यह है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई थी तो उससे पहले ही उसको डायबिटीज मेलाइटस था। ठीक है, अगर कोई ऐसी फीमेल है जो डायबिटिक है, वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, तो उसको बोलेंगे ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और ये जो ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। क्या खतरनाक है? इसमें जो है कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। जो फिटस है, जो बेबी है, उसमें कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पर इंसुलिन ही रिस्पॉन्ड करता है, सिर्फ ही इंसुलिन ही यहाँ पर इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, राइट। तो मेन हम लोग क्या देख रहे हैं? जीडीएम। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 140 से 200 mg पर DL के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है? फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। तो इस तरीके से आप जीडीएम को डायग्नोज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट की। भाई क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे अगर किसी फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है? तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे भाई? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यहाँ पर देंगे। ठीक है, यानी प्रॉपर उसको हम लोग न्यूट्रिशन देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीएम के कंडीशन में रेगुलर एक्सरसाइज फीमेल को करनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या करना है? सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज लेवल का जो है यहाँ पर सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? समय समय पर ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। अगर यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की बात करें तो जीडीएम के अंदर, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हम लोग यहाँ पर इंसुलिन दे सकते हैं फीमेल को। ठीक है, क्या दे सकते हैं? इंसुलिन यहाँ पर दे सकते हैं, इंसुलिन प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ओरल एजेंट। अब यहाँ पर क्या है? कुछ केसेस में अगर यहाँ पर इंसुलिन से पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स दे सकते हैं, ओरल एजेंट दे सकते हैं जो ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया। ठीक है, मेटफॉर्मिन और ग्लाइब्यूराइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ग्लाइब्यूराइड हो गया। ये सिर्फ दो मेडिकेशन है जो प्रेगनेंसी में हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग हैं, सिर्फ यही दो ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं ना, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ पर क्या कॉज कर सकते हैं? फिटस में माल फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर है मॉनिटरिंग। क्या है? मॉनिटरिंग कब मॉनिटरिंग कब करेंगे? फास्टिंग एंड पोस्ट पेरिनियल ग्लूकोज लेवल्स की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ डिलीवरी की प्लानिंग करेंगे। कब डिलीवरी की प्लानिंग करेंगे? डिलीवरी की प्लानिंग की अगर बात करें तो अवॉइड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, जब भी फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज होता है, तो उसमें पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि बेबी का साइज यहाँ पर लार्ज हो जाता है। वो भी अभी हम आगे कॉम्प्लिकेशन में बात करेंगे कि यहाँ पर लार्ज बेबी क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर जीडीएम होता है ना, तो उस कंडीशन में पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, पोस्ट टर्म डिलीवरी को अवॉइड करना है। अच्छा, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या होता है? अगर जो प्रेगनेंसी है ना, वो अगर 42 वीक के बियॉन्ड चली जाती है, 42 वीक्स के बाद अगर चली जाती है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कंसीडर अर्ली डिलीवरी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी डिलीवरी जो है करवानी है। अगर पुअरली कंट्रोल्ड जीडीएम, अगर जीडीएम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी डिलीवरी करवाई जाती है, राइट। तो ये था जो है मैनेजमेंट था किसका? जीडीएम का। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
कॉम्प्लिकेशंस की। अब भाई फीमेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो उस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की। जो मदर है ना, जो मदर है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो मदर की अगर बात करें तो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन। जो डायबिटिक फीमेल होती है ना, जो जीडीएम होता है उसमें सिजेरियन सेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि बेबी का जो साइज होता है, जो बेबी का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी मैक्रोसोमिया हो जाता है फीमेल फिटस में। बेबी जो होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। तो लार्ज बेबी की वजह से क्या होता है, वेजाइनल डिलीवरी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जीडीएम की वजह से प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, ठीक है। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिटल कॉम्प्लिकेशन की। जो फिटस है ना, जो यूट्रस के अंदर जो फिटस है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो फिटस है या फिर जो नियोनेट है, यानी डिलीवरी होने के बाद क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, इसके जो फर्स्ट है वो है मैक्रोसोमिया। क्या है मैक्रोसोमिया? मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, अगर जो बेबी है ना वो, उस बेबी का जो वेट है ना वो मोर देन 4 kg है तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया, यानी जो बेबी है वो लार्ज है, ठीक है। मैक्रो मतलब लार्ज है बेबी तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। अच्छा, मैक्रोसोमिया क्यों हो जाता है जीडीएम में? अभी यहाँ पर होता क्या है, जब भी यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो फिटस होता है ना उसको ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, और ज़्यादा ग्लूकोज मिलने की वजह से जो फिटस होता है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। एक्सेसिव ग्रोथ होने के कारण बेबी का साइज लार्ज हो जाता है, ठीक है, माइक्रोसोमिया हो जाता है। तो जब यहाँ पर बेबी लार्ज होता है ना तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है। क्या हो सकता है? बर्थ ट्रॉमा। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हो सकती है, उसमें ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि लार्ज बेबी जो होता है वो डिलीवरी होने में उसको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया यानी डिलीवरी होने के बाद जो नियोनेट है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है। लार्ज बेबी होने की वजह से शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, यानी शोल्डर्स की डिलीवरी होने में डिफिकल्टी हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी और डायबिटीज लेटर इन लाइफ। जो बेबी है उसके लाइफ में क्या हो सकता है, डायबिटीज या फिर ओबेसिटी होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है जीडीएम के। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।